नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है असली जिन। लेखक हैं सआदत हसन मंटो जी और आवाज़ है निशान सक्सेना की। लखनऊ के पहले दिनों की याद नवाब नवाजिश अली शाह अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 बरस थी। खरे जिस्म की, बड़ी दुबली पतली नाजुक, पतले पतले नक्शों वाली गुड़िया सी। उसका नाम फरखदा था। उसको अपने वालिद की मौत का बड़ा दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि वो जल्द ही भूल गई। लेकिन उसको अपने दुख का शदीद एहसास उस वक्त हुआ जब उसे मीठा बरस लगा और उसकी माँ ने उसका बाहर आना जाना कतई तौर तरीके पर बात बंद कर दिया, पर कड़े पर्दे की पाबंदी आयदत कर दी। उसको अब हर वक्त घर की चार दीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई ना भाई था ना बहन। अक्सर तन्हाई में रोती और खुदा से ये गिला करती कि उससे भाई भाई को से क्यों महरूम रखा, और फिर उसका अब्बा मियाँ क्यों उससे छीन लिया। माँ से उसको मोहब्बत थी, मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तस्कीन महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कि कोई और हो जिसके वजूद से उसकी ज़िंदगी की यक आहंगी दूर हो सके। वो हर वक्त उकताई उकताई सी रहती। उसको 18वां बरस लगा था। सालगिरह में 10-12 रोज बाकी थे कि पड़ोस का मकान जो कुछ देर से खाली पड़ा था पंजाबियों के एक खानदान ने किराए पर उठा लिया। उनके 8 लड़के थे और एक लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे, बाकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की उन 6 से 1 बरस बड़ी थी। बड़ी तनोमंद, हट्टी कट्टी और अपनी उम्र से 2-2.5 बरस ज़्यादा ही दिखाई देती थी। एंट्रेंस पार कर चुकी थी और इसके बाद उसके वालिदैन ने तो ये मुनासिब न समझा कि उसे मज़ीद तालीम दी जाए। मालूम नहीं क्यों। लड़की का नाम नसीमा था, लेकिन अपने नाम का रियायत से वो नर्म और नाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बला की फुर्ती और गर्मी थी। फरकदा को उस महीन महीन मूंछों वाली लड़की ने कोठे पर से देखा, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नॉवल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे। चुनांचे चंद जुमलों में ही दोनों मुअत्तरिफ हो गईं। फरकदा को उसकी शक्ल और सूरत पहली नज़र में कतअन पुरकशिश मालूम ना हुई, लेकिन जब उससे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसे उसका हर हद ओ खाल पसंद आया। मोटे मोटे नक्शों वाली थी, जैसे कोई जवान लड़का है। उसकी मसें भीग रही हैं। बड़ी सेहतमंद, उभरे उभरे हाथ पांव, कुशादा सीना, मगर उभारों से बहुत हद तक खाली। फरकदा को उसके ल- बलाई लब पर महीन महीन बालों का गुबार खास तौर पर बहुत पसंद आया। चुनांचे उनमें फौरन दोस्ती हो गई। नसीमा ने उसके हाथ में किताब देखी और पूछा कि यह नॉवेल किसका है। फरकदा ने कहा कि बड़ा जलील किस्म का है, ऐसे ही मिल गया था। मैं तन्हाई से घबरा गई थी, सोचा कि चंद सफ़े पढ़ लूं। नसीमा ने यह नॉवल फरकदा से लिया और वाकई बड़ा घटिया सा था, मगर उसने रात को बहुत देर तक जाग कर पढ़ा। सुबह नौकर के हाथ फरकदा को वापस भेज दिया गया। वो अभी तक तन्हाई महसूस कर रही थी और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो चंद औरात देख लूं। किताब खोली तो उनमें से एक रुक्का निकला जो उसके नाम था। ये नसीमा का लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए फरकदा के तन बदन में कपकपियां दौड़ती रहीं। फौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उससे कहा कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुंडेर से उखड़ी हुई थी जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फौरन आ जाएगी। फरकदा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठे पर आ गई। शायद वो उसके रुके गए जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4-4.5 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी तरफ कूद कर फरकदा से लिपट गई और चट से उसके होठों का तावील बोसा ले लिया। फरकदा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों घुल मिल के बातें करती रहीं और नसीमा
अब उसे और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दी। उसकी हर अदा जो मर्दाना तर्ज की थी इसे बेहद पसंद आई और वहीं फैसला हो गया कि वो ता दमे आखिर सहेलियां बनी रहेंगी। सालगिरह का दिन आया तो फरकदा ने अपनी माँ से इजाज़त तलब की कि वो अपनी हमसाई को, जो उसकी सहेली बन चुकी है, बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मुज़ायका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा कि वो लड़कों की तरह कुदकड़े लगाती रहती है। फरकदा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी है। जब मिलती है तो बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहिब की बेगम ने कहा कि होगी, मगर भाई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़कियों जैसी नज़ाकत नहीं। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज़्यादा रब्त नहीं होना चाहिए। फरकदा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरौता लेकर छलिया काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी हैं कि सारी उम्र सहेलियां रहेंगी। इंसान को अपने वादे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थीं, इसलिए उन्होंने कोई एतराज़ ना किया और सिर्फ ये कहकर खामोश रह गईं कि तुम जानो, मुझे कुछ नहीं मालूम। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी कमीज़ धारीदार पोपलीन की थी। चुस्त पायजामा जिसके से उसकी दो मजबूत पिंडलियां अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थीं। फरगदा को वो उस लिबास में बहुत प्यारी लगी। चुनांचे उसने अपनी तमाम निस्वानी नज़ाकतों के साथ उसका इस्तकबाल किया और उससे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज़ पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश की। उसने कहा कि मैं नहीं पीती तो फरकदा रोने लगी। बिस्कुट अपने हाथों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो इसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा उसके मुंह के साथ मुंह लगा कर खाए। एकाध मर्तबा मामूली मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरकदा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज़ आए, वो उससे चुहल करे और ऐसी नर्म और नाजुक लड़ाइयाँ होती रहें जिनसे उनकी ठहरे पानी जैसी ज़िंदगी में चंद लहरें पैदा होती रहें। और लहरें पैदा होना शुरू हो गई और उन लहरों में फरकदा और नसीमा दोनों लहराने लगीं। अब फरकदा ने भी अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजे बंद करके घंटों बैठी रहती, जाने क्या बातें करती थी। उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फरगदा जब कोई चीज़ खरीदती तो नसीमा का ज़रूर ख्याल रखती। उसकी अम्मी इसके खिलाफ थी। क्योंकि इकलौती थी इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफ़ी थी इसलिए क्या फ़र्क पड़ता था कि एक के बजाय दो कमीजों के लिए कपड़ा खरीद के लाया जाए। फरगदा की 10 शलवारों के लिए सफ़ेद साटन ली तो नसीमा के लिए 5 शलवारों के लिए लट्ठा ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे। उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरकदा से ये तमाम चीज़ें लेती मगर शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत महसूस ना करती। सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे हाइफ वसूल करके फरगदा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भींच लेती और उससे कहती कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बाल में हर रोज़ अपने हाथों से सोने की कंघी करती। तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती और तुम्हारे गुस्ल के लिए मुअत्तर पानी होता। तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके दोज़ख के दहाने तक पहुंच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जहन्नम तक क्यों पहुंचना चाहती थी। वो जब भी फिरदौस का जिक्र करती तो दोज़ख का जिक्र ज़रूर आता। फरकदा को शुरू शुरू में थोड़ी सी हैरत उसके मुअत्तकिल ज़रूर हुई, मगर बाद में जब वो नसीमा से घुल मिल गई तो उसे महसूस किया कि उन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सर्दी से निकल अगर आदमी गर्मी में आ जाए तो उसे हर लिहाज से राहत मिलती है और फरकदा को ये हासिल होती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन ज़्यादातर उस्तावार होती गई, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी शिद्दत अख्तियार कर ली गई। जो नवाब नवाजिश अली
महरूम की बेगम को बहुत खलती थी। बाज़ औक़ात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन यह एहसास उसको बावक़ार मालूम ना होता। बरगदा अब ज़्यादातर नसीमा के ही पास रहती। सुबह उठकर कोठे पर जाती और नसीमा उसे उठाकर मुंडेर के उस तरफ ले जाती और दोनों कमरे में बंद घंटों जाने किन बातों में मशगूल रहती। बरगदा की दो सहेलियां और भी थीं, बड़ी मुर्दार कस्म की, टोपी की रहने वाली थीं और जिस्म छीछड़ा सा। दो पल्लियां टोपी सी मालूम होती थीं, फूंक मारो तो उड़ जाएं। नसीमा से तारुफ होने से पहले ये दोनों उसकी जानो जिगर थीं, मगर अब फरगदा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा था, बल्कि चाहती थीं कि वो ना आया करें, इसलिए कि उनमें कोई जान ना थी। नसीमा के मुकाबले वो नन्ही नन्ही चुहिया थीं, जो कुतरना भी नहीं जानती। एक बार उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा, वो भी फौरी तौर पर। नसीमा घर में मौजूद नहीं थी, इसका फरकदा को बहुत अफसोस हुआ। चुनांचे कराची पहुंचते ही उसने उसको एक तवील मज़ारतनामा लिखा। इससे पहले वो तार भेज चुकी थी। उसने खत में सारे हालात दर्ज कर दिए और लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी यहाँ बेखैफ है, काश तुम भी मेरे साथ आती। उसकी वालिदा को कराची में बहुत काम थे, मगर उसने उसे कुछ भी ना करने दिया। दिन में कम अज़ कम 100 मरतबा कहती, मैं उदास हो गई हूँ, ये भी कोई शहरों में शहर है। यहाँ का पानी पीकर मेरा हाजमा खराब हो गया है। अपना काम जल्दी ख़त्म कीजिए और चलिए लाहौर। नवाब नवाजिश अली की बेगम ने सारे काम अधूरे छोड़े और वापस चलने पर रजामंद हो गई। अगर अब फरगदा ने कहा कि जाना है तो ज़रा शॉपिंग कर लें, यहाँ कपड़ा और दूसरी चीज़ें सस्ती और अच्छी मिलती हैं। शॉपिंग हुई। फरगदा ने अपनी सहेली नसीमा के 10 स्लैक्स के लिए बेहतरीन डिज़ाइन का कपड़ा खरीदा, वॉकिंग शू लिए, एक घड़ी खरीदी जो नसीमा की चौड़ी कलाई के लिए मुनासिब व मौजू थी। माँ खामोश रही कि वो नाराज़ ना हो जाए। कराची से लाहौर पहुंची तो सफ़र की थकान के बावजूद फ़ौरन नसीमा से मिली, मगर उसका मुंह सूजा हुआ था। सख्त नाराज़ थी कि वो उससे मिले बगैर चली गई। फरगदा ने बड़ी माफ़ियाँ मांगी और सतह से उसकी दिलजोई की, मगर वो राज़ी ना हुई। इस पर फरगदा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और नसीमा से कहा कि अगर वो इसी तरह नाराज़ रही तो वो कुछ खाकर मर जाएगी। इसका फौरी असर हुआ और नसीमा ने उसको अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया। वो उसे चूमने लगी और पुचकारने लगी। देर तक दोनों सहेलियां कमरा बंद कर प्यार मोहब्बत की बातें करती रहीं। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो गई, मगर फरकदा की माँ ने महसूस किया कि उसकी इकलौती बेटी की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चुनांचे उसने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि फरकदा पर हिस्टेरिया के दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया कि लड़की को आसेब हो गया है। दूसरे लफ्ज़ों में कोई जिन इस पर आशिक है जो इसको नहीं छोड़ता। चुनांचे फौरन टोने टोटके किए गए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए गए, मगर तावीज़ गंडे हुए मगर बेसुध। फरगदा की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि आरिज़ा क्या है। दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी, कभी घंटों खामोश रहती और कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती और अपनी सहेली नसीम को याद करके पहरों आंसू बहाती। उसकी माँ को ज़्यादा ज़ईफ़ुल एतिक़ाद नहीं थी। अपनी जान पहचान की औरतों को से इस बात का यकीन हुआ कि लड़की पर कोई जिन आशिक है, इसलिए कि फरगदा इश्क व मोहब्बत में की बहुत ज़्यादा बातें करती थी और बड़े ठंडे ठंडे सांस भरती थी। मर्तबा फिर कोशिश की गई, बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी किया, अगर कोई फ़ायदा ना हुआ। फरगदा बार बार इल्तिजा करती कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए, मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज़ फरगदा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में
कोई ना था। उसकी वालिदा जो कभी बाहर ना निकलती थीं, बुर्का ओढ़कर एक हमसाई के यहाँ पहुंच गई थीं और उससे कहा कि कुछ करें। दोनों भागम भाग फरगदा के कमरे में पहुंची, मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अली महरूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फरगदा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा, लेकिन वो ना मिली। फरगदा नीम दीवानगी के आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मुंडे की उखड़ती हुई ईंट उठाई और जोर जोर से दूसरी ईंट के साथ बजाया, मगर कोई ना आया। उसने फिर ईंट की दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान, जो नसीमा के 6 कुंवारे भाइयों में से सबसे बड़ा था और बरसाती में बैठा बीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, बाहर आया। उसने देखा कि मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पतली नाजुक अंदाम लड़की खड़ी है। बड़ी परेशान हाल, बाल खुले हैं, होठों पर पपड़ियां जमी हैं और आंखों में सैकड़ों जख्मी उमंगें सिमटी हैं। करीब आकर उसने फरकदा से पूछा, इसे बुला रही हैं आप? फरकदा ने उस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प गौर से देखा और बोली कि मैं नसीमा को बुला रही हूँ। नौजवान ने सिर्फ इतना ही कहा, ओह, चलो आओ, और ये कहकर मुंडेर के इस तरफ से हल्की फुल्की फरगदा को उठाया और बरसाती में ले गया, जहाँ वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन गायब हो गया। फरगदा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के इस भाई से हो गई, जिसमें नसीमा शरीक ना हुई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हसन मंटो जी की लिखी कहानी असली जिन। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और इंस्टा आईडी है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है और आप ऐसी कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।